हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन आरओ आरओ में ही पूछे गए हैं और किसी पेपर में नहीं। अभी तक पूरे आरओ आरओ के इतिहास में जो भी आपके आयोग ने पेपर लिया है उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक आपका पेपर और है यूडीए एलडीए। तो इन दो पेपर से जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। उन्हीं क्वेश्चन को बेस बनाकर हम पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट करने वाले हैं। वो तो आपका क्वेश्चन रहेगा ही, ये पुराना क्वेश्चन, और उन्हीं पुराने क्वेश्चन को हम नए फॉर्म में करेंगे। जो आपका जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका पुराना बजट है, तो हम ये नए बजट के अकॉर्डिंग बताएंगे कि नए बजट में कैसा पूछेगा। और आप एक बार जान लीजिए, आपका हमेशा क्वेश्चन जो होता है वो प्रीवियस ईयर पर ही बेस होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है, ये 2017 में पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में पूछा गया था। यहां भी बजट का आकार पूछा गया था और ये पहले क्वेश्चन में भी आपका बजट का आकार पूछा गया था। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, पेपर दे रहे जब 23 का पेपर दे रहे थे, वो पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर का, तो बच्चे वो जरूर याद करें तो किए होंगे 23 का पेपर, तो मतलब 17 का पेपर, कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी को मैं बेस बनाकर आपको ये जो आपका मैराथन क्लास होने वाला है, उसी प्रीवियस ईयर के बेस पर हम आगे जितना भी आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन होंगे हम करने वाले हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप इतना कर लीजिए, आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। हम इसके बियॉन्ड भी बहुत चीजें आपको बता रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह हम सभी सब्जेक्ट को जो आपके आरओ में पूछे गए हैं उन्हीं पर बेस होगा, और जो आगे सब्जेक्ट बताएंगे इसी तरह हम अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ा देंगे। तो प्लीज थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे लाइक से, चाहे शेयर से, चाहे सब्सक्राइब से, कुछ भी कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या रहा है। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार क्या था। अब देखिए, जो 2018-19 का बजट अब पूछेगा नहीं, अब आपसे पूछेगा क्या कि 2025-26 का जो बजट आया था उसका आकार कितना था। तो 2025-26 का जो बजट का आकार है, उसका बजट का आकार कितना है हमने बताया है। इसको याद कर लीजिए, चाहे जैसे याद कर लीजिए, 808,736.06 करोड़ रुपए याद रखेंगे, करोड़ रुपीज याद रख लेंगे। यहां पर आपका होगा 808,706.06 करोड़ रुपए। ये आपको याद करना है, ये याद रखते हैं। अब हम बताते हैं ये बजट का आकार है, जबकि कुल प्राप्तियां कितना है। प्राप्तियां कितना है, प्राप्तियां है याद रख लेंगे 7,7,9,242.65 अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि उत्तर प्रदेश बजट जो 2025-26 का कितने, ये 25-26, हाँ, 25-26 का बजट का आकार कितना है। तो 25-26 का बजट कितना, 808,706.06 करोड़ रुपीज कितना बजट का आकार है। ठीक है, तो आप ये जो नया डाटा है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ना कि ये अब ये तो पूछा नहीं जाएगा। तो आप 808,706.06 याद रख लेंगे। चलते हैं, देखते हैं यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, 2023 का क्वेश्चन यही पूछा गया था। कह रहे हैं कि 2023 में जो बजट का आकार इतना था, ठीक है, लेकिन अब जो बजट का आकार है कितना है। तो अब बजट का आकार है 808,736, यहाँ 36 ही बताया था ना, 736, हाँ 736 आपका। इसके बाद 0.06, 0.06 ये आपका बजट का आकार है। अब देखिए यहां दूसरा क्या करा है, राजकोषीय घाटा। तो प्रेजेंट टाइम का जो राजकोषीय घाटा है आपको वो बताना होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम का राजकोषीय घाटा है वो पूछेगा। तो राजकोषीय घाटा अगर हम परसेंट में पूछे हैं, तो परसेंट में राजकोषीय घाटा कितना है, 2.97% राजकोषीय घाटा है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यहां पर देखिए ये पॉइंट में ये इसमें पूछा है नंबर में,
तो नंबर में ही याद रख लेंगे कि यहाँ पर 84 करोड़ रुपए लगभग है, 84,000 करोड़ रुपए। यहाँ पर कितना है राजकोषीय घाटा? तो राजकोषीय घाटा यहाँ पर हो जाएगा आपका 91,399.80। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे 91,399.80 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे कि कितना राजकोषीय घाटा है। तो यहाँ पर बजट का आकार 808,706.06, अगर परसेंट में पूछे 2.97% है। ये हम रिसेंट का बता रहे हैं, याद रख लेंगे। ठीक है, तो रिसेंट का डाटा है और ये पूछ लेंगे 91,399.80, ये फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। ठीक है, तो ये 2023 के अकॉर्डिंग और 2017 के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन जो रिसेंट में था, करंट में था, उसको बता दिया। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन करंट बेस होंगे उनको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक चीजें आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं यहां पर देखते हैं। करें उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग क्या है? उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग ये पूछ रहे हैं। तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तब उस समय क्वेश्चन का था व्यापार कर से। बट अब प्रेजेंट टाइम में जो उत्तर प्रदेश के बजट का 2025-26 का जो बजट आया था, उसमें अगर हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बजट का मतलब उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो राज्य वस्तु और सेवा कर, मतलब जो स्टेट जीएसटी होता है वो है। ये मतलब अनुमान लगाया गया है। कितना करोड़ रुपया? लगभग 13,425 करोड़ रुपए। कितना? 13,425 करोड़ रुपए, ये याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत है राज्य वस्तु एवं सेवा कर। याद रख लेंगे क्या है? राज्य वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, एवं सेवा कर, यही सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रभावी कारक हो सकता है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग सबसे प्रभावी कारक है, क्योंकि जो जब भी आप उन्नत किस्म के बीजे डालेंगे तभी उसका जो आपका उत्पादन होगा वो बढ़ेगा। नहीं तो अगर उन्नत किस्म का बीज नहीं डालेंगे तो कितना भी आप फर्टिलाइजर डाल दीजिए, उसका वो बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, यही कृषि उत्पादन में बढ़ने का प्रमुख कारण है। ये ROE 2014 का क्वेश्चन है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, करें उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः की जाती है? तो सोयाबीन की फसल की मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है, ये आपको बताना है। तो सोयाबीन का अगर क्षेत्र देखते हैं तो आपका जो उत्तर प्रदेश का ये नीचे वाला एरिया होता है, ये कौन सा? बुंदेलखंड का एरिया होता है। इसी बुंदेलखंड एरिया में आपके सोयाबीन की खेती की जाती है। जैसे कौन कौन से जनपद होते हैं, तो उसमें आपका बदायूं आ जाता है। ठीक है, बदायूं जनपद में सोयाबीन की खेती की जाती है। आपका शाहजहांपुर आ जाता है, शाहजहांपुर, यहाँ पर आपका खेती की जाती है। ये रामपुर, ये तो आपका बुंदेलखंड का एरिया नहीं होता है, लेकिन बदायूं आपका बुंदेलखंड का एरिया है। शाहजहांपुर और रामपुर ऊपर का एरिया है। तो याद रखेंगे रामपुर में भी आपका सोयाबीन की, मेरठ में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया है। तो शाहजहांपुर और रामपुर ये तो तराई वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो रामपुर हुआ, मेरठ हुआ, यहाँ पर सोयाबीन की खेती की जाती है। लेकिन बुंदेलखंड के अंतर्गत जो जनपद है उसमें बदायूं में खेती की जाती है। ठीक है, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली और ये मेरठ, यहाँ भी खेती की जाती है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करें। करें उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, ये बताना है। तो ये कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, ये याद रख लीजिएगा। कब की गई थी? 1974 में की गई थी। ठीक है, ये याद रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
करें लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसिफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीकों से विकसित किया। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके मतलब सुसंगठित विकास पर ध्यान दिया। तीसरा करें महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कहाँ ये आपका कौन सा सही है। तो लखनऊ महानगर के अगर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। ये क्या कह रहा है, जो 1775 में नवाब आसिफउद्दौला ने क्या किया था, जो फैजाबाद से राजधानी कन्वर्ट करके कहाँ पे कर लिया था, फैजाबाद से कन्वर्ट करके लखनऊ कर लिया था। तो फैजाबाद से आपका लखनऊ हो गया था। जो राजधानी किसने किया था, नवाब आसिफउद्दौला ने किया था। तो याद रख लेंगे किसने किया था, आसिफउद्दौला ने। ठीक है, तो ये इन्होंने किया था, नवाब आसिफउद्दौला ने। अब यहाँ देखिए, यहाँ करें ब्रिटिश रेजिमेंट हारकोर्ट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया था। तो ये भी सही है। करें 23% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र बसा है। नहीं, लखनऊ के लगभग 54% भाग पर, कितना 54% भाग पर, लगभग 54 क्या 55 हो जाता है, 9.98 यहाँ पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो याद रखेंगे बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करें नवाब आसिफउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये बताना है किस स्थान पर अवस्थित है बहू बेगम का मकबरा। तो ये कहाँ पर है, नवाब शुजाउद्दीन की बेगम रानी जो उनकी है, उनका नाम क्या है, बेगम उन्मातुज जोहरा उर्फ बानो बहू बेगम उनको कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने मतलब अपने प्रिय बेगम की याद में ये सब बनवाया था। तो इसका मकबरा कहाँ पर है, ये फैजाबाद में है। तो इनका मकबरा कहाँ पर, फैजाबाद में। ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। करें गुलाबी गैंग का संस्थापक कौन था, यूपीपीसीएस मेंस आरओ मेंस में क्वेश्चन आया गुलाबी गैंग। तो ये गुलाबी गैंग का संस्थापक कौन है। अब देखिए ये गुलाबी गैंग क्या है, गुलाबी गैंग महिलाओं का एक समूह है जो आपका इसलिए मतलब ये गठित किया गया था कि जो महिलाओं पर हिंसात्मक कार्रवाई घरेलू हिंसा का होती है उसको रोकने के लिए ये बांदा जिले में ये मतलब सभा गठित की गई थी। अब 2016 में ये सुर्खियों में रहा होगा, इसलिए पूछ लिया गया है। तो इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है संपत पाल। याद रख लेंगे कौन है, संपत पाल इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग ने निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और कोड का सही प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस करें, ये क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग करें औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन है ये। दूसरा क्या कर रहे हैं, करें औद्योगिक अनुमोदन है। तो याद रखेंगे ये जो उत्तर प्रदेश का बजट आया था 2018-19 में, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है, उस समय का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनके अनुमोदन के लिए, उनको लाइसेंस प्रदान करने के लिए ज्यादा कुछ आपको जो चक्कर लगाना पड़ता है ऑफिस का, वो नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि सिंगल विंडो जो क्लियरेंस के तहत क्या किया जाएगा, वो आपका जल्दी से जल्दी लाइसेंस प्रदान किया जाएगा जो औद्योगिक इकाइयां लगाया जाता है। तो पहला वाला ये आपका इस ऑप्शन गलत है, यहाँ पर सिर्फ 2 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित कहाँ किया गया है, कौन सा आपका पार्क है, बायोटेक पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये बताना है। तो बायोटेक पार्क कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। और ये भी बताइएगा उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी तो ये कहाँ पर है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो ये आपका पड़ जाता है सहारनपुर में। तो याद रखिएगा ये सहारनपुर में आपका पड़ जाता है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी।
ठीक है, तो बायोटेक पार्क लखनऊ में है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में ये पड़ता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय ये भी पूछता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो प्रयागराज में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं करवा दिया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन यहाँ पर? नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? कर है कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो कौन जो है उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग और उद्यमियों को उद्योग और उद्योग लगाने उद्योगों को उद्योगों में उद्योग लगाने में सहायता करता है, ये बताना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो ये क्या है? उद्योग बंधु है। अब देखिए, उद्योग बंधु है राज्य का एक संगठन है जो उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश के लिए समर्पित किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया? उद्योगों में विभिन्न समस्याएं जो आती हैं उसके अंतर्गत आने वाले समाधान करता है। ये उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है। तो ये क्वेश्चन आपका आप डी वाला यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पर ये बताना है कि आपका कौन कौन सा मिलान सही है। ठीक है, करें उस्ताद विलायत खां यहाँ पर। ठीक है, ये आपका देखता हूँ, उस्ताद विलायत खां, ये और मास्टर फिदा हुसैन नरसी, सितारा देवी आपका और जतिन भ्रष्टाचार है। तो ये बताइए यहाँ पर ये कौन सा आपका मिलान सही है, बताइए। तो उस्ताद विलायत खां किससे संबंधित है? तो उस्ताद विलायत खां आपका सरोद से संबंधित है। तो एकदम मिलान आपका सही किया गया है। उस्ताद विलायत खां आपके वो सॉरी उस्ताद विलायत खां सितार से संबंधित है, ये आपका गलत होगा। ठीक है, सितार से है। ठीक है, ये उस्ताद विलायत खां किससे संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है, यहाँ लगाएंगे। मास्टर फिदा हुसैन नरसी, ठीक है, नारसी, ये किससे संबंधित है? तो ये हिंदी रंगमंच से संबंधित है। मास्टर फिदा हुसैन नारसी किससे है? हिंदी रंगमंच से संबंधित है। करें सितारा देवी का संबंध किससे है? तो सितारा देवी का संबंध किससे है? इनका संबंध है कथक से, जिसको आप कथक भी कहते हैं। ठीक है, तो चाहे कथक कहिए चाहे कथक कहिए, दोनों कथक से संबंधित है। जतिन भट्टाचार्य, जतिन भट्टाचार्य किससे संबंधित है? तो ये आपके सरोद से संबंधित है। ठीक है, तो सरोद से संबंधित कौन से हैं? जटिन भट्टाचार्य। तो सबका नाम याद रख लेंगे। अगर उस्ताद विलायत खां कहें तो विलायत खां सितार से संबंधित है। मास्टर हुसैन फिदा हुसैन नारसी हिंदी आपके रंगमंच से संबंधित है। सितारा देवी किससे संबंधित है? तो सितारा देवी आपका कथक से संबंधित है। और जतिन भट्टाचार्य आपके सरोद से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन कहाँ आया था? जो आपका पेपर निरस्त हो गया। तो उत्तर प्रदेश जो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर को 1963 में, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। 13 नवंबर 1963 को। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि ये वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। कोई ट्रिक बनाइए ताकि संगीत नाटक आप याद कर सकें। ठीक है, तो ये बताइए कोई ट्रिक, संगीत नाटक तो आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा ट्रिक बनेगा? यहाँ पर ये वाला ट्रिक बना लीजिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है वहां पर जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं? विधानसभा में एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं, नाटक करते हैं। ठीक है, तो बहुत तरीके के नाटक चलता रहता है। आप चाहे संसद में देख लीजिए, चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, या आप विधानसभा में देख लीजिए, हर जगह नाटक चलता रहता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे संगीत नाटक। तो संगीत नाटक याद रख लेंगे कहाँ पर? लखनऊ में है। तो ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए ताकि याद रहे। यहाँ लखनऊ लिख लीजिए। ठीक है, तो लखनऊ में है आपका संगीत नाटक। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो लखनऊ। ठीक है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है, 1963 में।
चलते हैं, देखिए 13 में ये दोनों ही गलत था, ऑप्शन जो आपका ऑप्शन आया था दोनों ही गलत था। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिटवीन 13 14 14 कह रहे हैं ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। दूसरा कह रहे हैं ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा सही है यहाँ पर, ठीक है। तो ठुमरी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ठुमरी की उत्पत्ति ये आपका याद रख लेंगे, ये उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये शास्त्रीय संगीत का एक गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति वाजिद अली शाह के दरबार में हुई थी। वाजिद अली शाह कहाँ के थे? ये लखनऊ के थे। तो लखनऊ के जो वाजिद अली शाह है, ठीक है, तो लखनऊ के वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, इन्हीं के दरबार में वाजिद अली शाह के हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी? ये उत्पत्ति हुई थी ठुमरी की उत्पत्ति हुई थी। अब यहां पर देखते हैं जो ठुमरी की उत्पत्ति यहां पर हुई थी वाजिद अली शाह के लखनऊ में, याद रखेंगे कहां पर? लखनऊ में हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश में हुई थी, एकदम सही है। ठुमरी सुगम और आकर्षक है, ठुमरी सुगम और आकर्षक ही है, तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 2016 में मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, करें भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? करें उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये बताना है। तो फूलों का ये उत्पादक नहीं है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, गन्ने का है, आलू का है, दूध का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका दूध हुआ, आम हुआ, ये आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। ये याद रख लेंगे, दूध, आम, आंवला, गेहूं, आलू, गन्ना, ये सबका सबसे बड़ा उत्पादन है। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये याद रख लेंगे। किसका? फूलों का नहीं है। यहाँ पे देखिए, भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? मेथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान बताइए। देखिए, पहले तो आप ये याद रखिएगा, पूरे विश्व का जो मेथा तेल का उत्पादन होता है ये 80 जो लगभग 80%, कितना? 80% है। अकेले कौन करता है? अकेले इंडिया करता है इसका उत्पादन, ये याद रख लेंगे। अब अकेले जब इंडिया 80% करता है उत्पादन यहाँ पर, तो ये याद रख लेंगे कि जो उत्तर प्रदेश कितना करता है, तो उत्तर प्रदेश 85% उत्पादन करता है। कितना करता है? 85% अकेले उत्पादन करता है। तो उत्तर प्रदेश में योगदान कितना? लगभग 85%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्पा। अब ये भी याद रख लेंगे, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प परियोजित की गई थी। तो यूपी डास्प जो है वो परियोजित की गई थी, ये बताना है। किसके द्वारा परियोजित की है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा परियोजित की गई थी। अब देखिए, आंवला, आंवला में एक जो उत्तर प्रदेश का आंवला शहर है वो वहां पर किस लिए प्रसिद्ध है? आंवला, तो आंवला याद रख लेंगे, ये आंवला उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रख लेंगे। अब मैं कहूं मोदी नगर, तो मोदी नगर किस लिए प्रसिद्ध है? मोदी नगर, तो मोदी नगर किस लिए प्रसिद्ध है? ये रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, याद रख लेंगे। मोदी नगर रबड़ के लिए। अगर मैं कहूं कि बाराबंकी, तो बाराबंकी किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी याद रख लेंगे। तो बाराबंकी किस लिए प्रसिद्ध है? पॉली फाइबर के लिए, ठीक है। पॉली फाइबर के लिए किस क्या प्रसिद्ध है? ये आपका बाराबंकी प्रसिद्ध है। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर, तो कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है, याद रख लेंगे। किसके लिए? विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है, याद है। ये चमड़ा के लिए भी प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किस लिए? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े। नजीबाबाद क्या है? ठीक है, नजीबाबाद, तो नजीबाबाद, नजीबाबाद किस लिए फेमस है? तो नजीबाबाद फेमस है आपका प्लाईवुड के लिए, ठीक है। तो प्लाईवुड के लिए आपका नजीबाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद आपका सहारनपुर, सहारनपुर याद रख लेंगे। सहारनपुर, तो सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर आपका ये कागज और लुगदी के लिए, ठीक है। कागज
और लुगदी, ठीक है, तो लुगदी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये याद रखिए, कागज और लुगदी के सहारनपुर, नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, कानपुर विस्फोटक के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, मोदी नगर रबड़ के लिए, आंवला उर्वरक के लिए। ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। करें उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोत्तम उत्पादक है? आर ओ आर ओ 2017 में आया हुआ है, दशहरी आम का सर्वोत्तम उत्पादक है। तो दशहरी आम का सबसे ज्यादा उत्पादक जो अभी आप देख रहे होंगे, दशहरी आम बहुत बड़े पैमाने पर बिक रहा है मार्केट में। तो दशहरी आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ये आपका लखनऊ है, ठीक है। तो लखनऊ याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है? याद रख लेंगे, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, टेलीफोन इंडस्ट्री, ये इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है? तो ये आपका रायबरेली में है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये रायबरेली में है। अगर मैं कहूं कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है, तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपका झांसी में पड़ता है, ठीक है। तो झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री पड़ता है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ठीक है, निर्माण निगम, ये कहाँ पड़ता है? कृत्रिम अंग निर्माण निगम, तो ये आपका कानपुर में पड़ता है, कानपुर में, ठीक है। ये याद रखिए। उर्वरक कारखाना कहाँ पड़ता है? उर्वरक कारखाना, तो उर्वरक कारखाना आपका कहाँ पड़ता है? फूलपुर में। तो फूलपुर में आपका उर्वरक कारखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे हर चीज, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे? लखनऊ याद रखेंगे। कौन उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शहरी दशहरी आम का सर्वोत्तम है? लखनऊ में, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? वाणिज्यिक उपज क्या होता है? जिसका आप बेच कर क्या करें, पैसा जल्दी से आ जाता है, ठीक है। तो वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वाणिज्यिक चीजें क्या होती है? आपका गन्ना होता है। तो गन्ना ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक फसल है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, क्या है? गन्ना ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक फसल है। जैसे आप महाराष्ट्र और गुजरात में देखेंगे, क्या है वहां पर आपको कपास मिलेगा, तो यहाँ पर क्या है? गन्ना है। क्यों उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? अब देखिए, जो ये चीनी वाले से क्वेश्चन कैसे आपका प्रीवियस ईयर पर आगे बनता जा रहा है। यहाँ देखिए, चीनी से रिलेटेड आप पूरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अभी आगे वाला भी क्वेश्चन आपका 2021 वाला ये है, वो भी आपका गन्ना चीनी से है। और ये वाला देखिए, ये भी आपका जो 23 में आया है। तो देखिए, तीनों साल का आप ट्रेंड देखिए, ठीक है। आप तीनों साल का, 2017 में गन्ना चीनी हो गया, 2000 आपका 21 में गन्ना दूध हो गया। अब देखिए, यहाँ पर 23 में भी चीनी हो गया, गन्ना हो गया। तो ये देखिए, अगर प्रीवियस ईयर आप पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ देखिए, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाता है। फालतू चीजें मत पढ़ा करिए, जो चीजें ऐसा पढ़ा करिए, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ा करिए कि जो प्रीवियस ईयर है उससे क्वेश्चन कैसे बन रहा है, आगे कैसे बनने वाला है, ठीक है। मेरे चैनल पर देखेंगे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ा जा रही है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके एक प्रूफ के साथ दिखाया जा रहा है। देखिए, ये कैसे कैसे बना है और कैसे कैसे आ सकता है। आप एक बार अगर ज्वाइन कर लेंगे तो मैं देखिए, जो अभी 23 का पेपर हुआ था, लगभग 80 से 90 क्वेश्चन में फंसा दिया था पूरी तरह से। आप मैंने वीडियो भी बनाया था, पूरा प्रूफ दिया था। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, आ गया। तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ? प्रीवियस ईयर ढूंढ के लाता हूँ, उसी के बेस पर पढ़ाता हूँ। करें चीनी का, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये इधर वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन। करें उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ कह रहा है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब कह रहे हैं यहाँ पर 2017 में जब पेपर में ये पूछा गया था, तो यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता था, ठीक है। तो ये आपका एकदम सही है। उत्तर प्रदेश में जो गन्ना है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है अभी भी। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। करें उत्तर प्रदेश में गन्ना
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान, ये जो समानता है गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है, तो जो आपका ये लखनऊ में पड़ता है, ये देखिए समझ जाइए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आपका लखनऊ में पड़ता है उसको क्या कहते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो याद रख लेंगे उसको क्या करना है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उसको कहते हैं। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान शिक्षा संस्थान है, जो कि इसी को कहते हैं, यही संस्थान है, ठीक है। तो यही आपका, ये भी आपका सही है। करें उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आंकड़ा देखा जाए तो देश में चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। कहां पर, महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में है। अब करें उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो हाँ, उत्तर प्रदेश में जो गन्ना उत्पादक हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। और महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर चीनी मिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे हम है, पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। अब गन्ना उत्पादकों की किस संख्या जो है उत्तर प्रदेश में सही है, पहले स्थान पर है, तो ये भी सही है। 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा, सी वाला। यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, 21 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, ये बताना है, तो सही है। तो हाँ, भारत उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, अभी हमने बताया था। तो पहला वाला तो आपका सही हो जाए। दूसरा, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, तो ये भी आपका सही है। भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत में चावल सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ठीक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका जो अभी जो डाटा कह रहा है वो कह रहा है तेलंगाना है, ठीक है। दूसरे स्थान पर भारत है। लेकिन पहले जो डाटा था, पहले में डाटा था आपका पश्चिम बंगाल था या फिर पंजाब आया था, तो ये बदलता रहता है। लेकिन अभी जो अभी डाटा है उसमें करें चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तेलंगाना है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए जो 23 का क्वेश्चन पूछा गया था, चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। करें जो चीनी उद्योग था वो प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, तो हाँ सही है। देश में प्रथम चीनी मिल जो लगाया गया था 1903 में लगाया गया था, तो 1903 में प्रथम चीनी मिल लगाया गया था। अब ये लगाया कहाँ गया था, तो ये देवरिया जिले के प्रतापपुर में। तो देवरिया जिला है, याद रख लेंगे, ये देवरिया जिला है। देवरिया जिले का कौन सा है, प्रतापपुर। तो प्रतापपुर में लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1903 में लगाया गया था, ये याद रख लेंगे। अब याद क्या रखेंगे, ठीक। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक की तुलना में गन्ने का उपज कम है, लेकिन ज्यादा लोग उपा जाते हैं इसलिए ज्यादा हो जाता है। करें गन्ने की उपज कम है, कम पेराई सत्र उद्योगों का असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की है, तो ये भी आपका सही है। दोनों ही आपका क्या कह रहे हैं, दोनों ही आपका सही है। क्योंकि जो महाराष्ट्र और यहाँ पर तेलंगाना में या और स्टेट में वहां पर क्या होता है, जो चीनी की उपज होती है मतलब गन्ने की उपज क्या होती है, ज्यादा होती है, और हमारे यहाँ क्या होता है, कम होता है। चीनी उत्पादन में समस्याएं आती है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। वहां पर ऐसा ऐसा किस्म के गन्ने लगाते हैं कि वो एक ही गन्ने में लगभग यहाँ उत्तर प्रदेश के 5 गन्ने के बराबर हो जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का गन्ना आप देखे होंगे एकदम, अब तो सही थोड़ा बोलने लगे लोग, नहीं तो एकदम जैसे लगता था उसको लकवा मार दिया, गन्ना ऐसे ही होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो 1 और 2 वाला दोनों ही आपका सही है, पहला और दूसरा, 23 वाला सही है। एक स्टेटमेंट है, करें उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी, बताइए। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी। तो ये मतलब सहकारी समिति की स्थापना कब हुई, ये इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में कब हुआ था, ये 1938 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे कब, 1938 में।
उसका नाम क्या था? कटरा सहकारी दुग्ध समिति। याद रख लेंगे क्या था? कटरा सहकारी दुग्ध समिति। ठीक है, दुग्ध समिति उसका नाम था, ये याद रखेंगे। कटरा सहकारी दुग्ध समिति नाम था। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ये मुख्यालय देख लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ कि जालौन का मुख्यालय कहाँ है? जालौन का मुख्यालय, तो जालौन का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? तो उरई में पड़ता है, ये याद रख लेंगे। जालौन का मुख्यालय उरई में पड़ता है। अगर मैं कहता हूँ कानपुर देहात का, ठीक है, जिला है ना कानपुर देहात, तो कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? अकबरपुर माटी पड़ता है। तो याद रख लीजिएगा, अकबरपुर माटी, अकबरपुर माटी। ठीक है, अंबेडकर नगर का मुख्यालय आपका अकबरपुर पड़ता है, लेकिन अगर माती लगा दिया जाए तो कानपुर देहात हो जाता है। भदोही याद रख लेंगे, भदोही का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो भदोही का मुख्यालय आपका कहाँ? ज्ञानपुर में पड़ता है, ज्ञानपुर। कुशीनगर का कहाँ पड़ता है? ज्ञानपुर। कुशीनगर का कहाँ पड़ता है? कुशीनगर का, कुशीनगर का आपका कहाँ पड़ता है? तो कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना। तो याद रख लेंगे, पडरौना पड़ता है कुशीनगर का मुख्यालय। ठीक है, सिद्धार्थ नगर का कहाँ पड़ता है? जो टफ है वही बता रहा हूँ। सिद्धार्थ नगर का कहाँ पड़ता है? नवगढ़। ठीक है, नवगढ़ कहाँ पर मुख्यालय है? सिद्धार्थ नगर का नवगढ़ है। ठीक है, अब देखिए कुछ जनजातियां याद रख लेंगे जो पेपर में पूछा गया है। जैसे मैं कहूँ कि भोक्सा जनजाति, कौन सा? भोक्सा जनजाति। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है, ये याद रखेंगे। कहाँ पर? बिजनौर में। हम कहते हैं खरवार कहाँ पाया जाता है? खरवार जनजाति। खरवार जनजाति आपका सोनभद्र के एरिया में पाया जाता है, या कहीं बहुत जगह रहता है आपका, लेकिन सोनभद्र में ज्यादा रहते हैं। सहारिया कहाँ पाया जाता है? सहारिया, तो सहारिया कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में आपका सहारिया पाया जाता है, ललितपुर में। ठीक है, तो ललितपुर में आपका सहारिया पाया जाता है। थारू कहाँ पाया जाता है? तो थारू आपका महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज। यहाँ पर कौन सा थारू पाया जाता है? ये महाराजगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नंदनी कृषि समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, आपको इससे ये मतलब होता है कि जो पिछले आपके योजनाएं आई हुई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश की। तो इसमें क्या कहा गया है नंदनी कृषि योजना में? पहला ऑप्शन कह रहा है, इस योजना के तहत केवल साहीवाल, गिर, थार पारकर और गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, ये बात बताना, पहला वाला सही उत्तर लगाना है। दूसरा कह रहा है, लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा वाला ये कह रहा है। तो ये बताइए कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है? यहाँ पर आपका पहला वाला सही है, दूसरा वाला आपका स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका मतलब लगभग आपका 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। ठीक है, तो अनुभव चाहिए लेकिन 3 वर्ष के, यहाँ का रहा है 1 वर्ष का, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए गोपालन के लिए। अब यहाँ पर कौन कौन सी गाय होंगी? तो यहाँ पर आपका साहीवाल होगा, गिर होगी, थर पारकर गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गाय ही संकलित की जाएंगी। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा, केवल एक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गायों की किस्म भी याद रख लेंगे, और यहाँ 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए नंदनी कृषि समृद्धि योजना में। नेक्स्ट क्या कर रहा है? करें, भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है? तो भारत में जो कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना परसेंट करें हैं? उत्तर प्रदेश में है। तो भारत में अगर कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना है? 15% क्या है? उत्तर प्रदेश में है। याद रख लेंगे कितना है? 15% आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ करें, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनय विद्यालय खोला गया था? ठीक है, बताइए। प्रथम समाजवादी अभिनय विद्यालय खोला गया था। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इलाहाबाद में होगा।
नहीं देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? किस स्थान को रंग थिएटर के स्थान के रूप में जाना जाता है, ये बताना है। तो किसको जाना जाता है रंग थिएटर के स्थान पर? तो याद रख लेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा जीपीओ लखनऊ। जीपीओ लखनऊ को रंग थिएटर के नाम से जाना जाता है। किसको? जीपीओ लखनऊ इसको बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ जनपद याद रख लेंगे और कुछ खनिज याद रख लेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि सोनभद्र जनपद में कौन सा खनिज बहुमात्रा में पाया जाता है, तो सोनभद्र जनपद याद रखेंगे। सोनभद्र जनपद में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये चूना पत्थर। तो चूना पत्थर क्या है? सोनभद्र जनपद में पाया जाता है। ललितपुर में क्या पाया जाता है? ललितपुर में तो ललितपुर में क्या पाया जाता है? ललितपुर में आपका तांबा पाया जाता है। क्या है? ललितपुर में तांबा पाया जाता है। प्रयागराज, ठीक है, तो प्रयागराज में आपका क्या मिलता है? तो प्रयागराज में सिलिका बालू। ठीक है, तो याद रख लेंगे, सिलिका बालू आपका प्रयागराज में ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करें उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? अब देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर काफी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षा अगर विभाग की वेबसाइट पर देखेंगे तो वहां पर सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी दिया है? सिर्फ 4 दिया है। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 6 केंद्रीय विद्यालय हैं। लगभग क्या? 6 केंद्रीय विद्यालय। पहला आपका केंद्रीय विद्यालय आपका याद रखना पड़ेगा, कौन सा है? तो अगर मैं 6 को गिना देता हूं तो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो एएमयू जिसको बोला जाता है। दूसरा अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय देखते हैं तो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो यह आपका बीएचयू है। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये वाराणसी में है। तीसरा आपका कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा? तो तीसरा आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो याद रखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, ये है आपका लखनऊ में। ठीक है, तो लखनऊ में पड़ जाता है। और चौथा आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ये इलाहाबाद में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय ना, तो इलाहाबाद ये कहाँ पर पड़ता है? तो इलाहाबाद में पड़ेगा, प्रयागराज में पड़ता है आपका। ठीक है, तो ये प्रयागराज में पड़ता है। अब देखिए, 2 और कौन से हैं लेकिन आपके शिक्षा वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। ठीक है, शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। 5वां जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज में, ये भी आपका बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, राजीव गांधी राजीव गांधी राजीव गांधी ये नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, एविएशन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? ये फुर्सतगंज में, फुर्सतगंज में, ये याद रखेंगे। कहाँ पे? फुर्सतगंज में। ये 5वां हो गया। छठे नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा? तो छठे नंबर का अगर आपका देखा जाए तो छठे नंबर का है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। तो ये आपका जो 6 आपका विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से हो जाएंगे? आपका एएमयू हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा कौन सा हो जाएगा? आपका बीएचयू हो जाएगा, बाबा साहब लखनऊ वाला हो जाएगा। इलाहाबाद जो प्रयागराज वाला, ये हो जाएगा। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज वाला, ये हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में स्थापित किया गया था, ये हो जाएगा। तो इतना जो आपका है, ये आपके कौन से हैं? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया था सही आयोग के द्वारा, वो 4 दिया गया था, लेकिन 6 अभी प्रेजेंट टाइम में है। नहीं देखते हैं, कह रहे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है?
तो अभी देखिए वही क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो अभी मैंने बताया है। तो ये कहाँ पर है, तो ये याद रख लेंगे, ये फुर्सतगंज में है। कहाँ पर पड़ेगा ये फुर्सतगंज में पड़ेगा। तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये मतलब राजीव गांधी विमान विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 के तहत किया गया था। अभी हम जो विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 है इसी के तहत किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, फुर्सतगंज अमेठी। ठीक है, तो फुर्सतगंज अमेठी। नहीं देखते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद 1995 में स्थापित किया गया। तो याद रख लेंगे 1995 इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लेंगे। देखते हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया था, ये बताना है। प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया था, तो याद रख लेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया था। कहां पर, गाजियाबाद जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर है, ये आपका कानपुर में है। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है, ये कानपुर में है, याद रख लेंगे। करें उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो अभी हमने बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुआ था, याद रख लेंगे 1887 में हुआ था। अगर हम काशी विश्वविद्यालय में या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात की तो 1916 में इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, अब कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, इसकी कब स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना, ये आपका 1965 में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, 1965 में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, लखनऊ विश्वविद्यालय आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना 1920 मानी जाती है, लेकिन यूजीसी क्या कहता है इसकी 1921 है। तो इसकी 1920 याद रख लेंगे, चाहे 1921 याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रख लेंगे, 1920 या 21। ठीक है, चलते हैं नहीं देखते हैं क्या कह रहा है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, तो ये वाराणसी में है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, करें व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई थी। तो व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई थी, ये बताना है। आरओ एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर हुई थी, ये वाराणसी में हुई थी, याद रखेंगे कहाँ पर, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, आप देखिए वाराणसी से एक आयोजन याद आ गया। अगर आपसे पूछे कि ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, ध्रुपद मेला, तो ध्रुपद मेला कहाँ पे लगता है, आयोजन होता है, ये वाराणसी में इसका आयोजन होता है ध्रुपद मेला का। कहता है पशु मेला कहाँ पे लगता है, पशु मेला, तो पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो पशु मेला बटेश्वर में लगता है, याद रखेंगे कहाँ पर, बटेश्वर में पशु मेला। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। माघ मेला कहाँ मिलने लगता है, माघ मेला प्रयागराज में मिलता है, ठीक लगता है। ठीक है, कहाँ पर, प्रयागराज में। देखते हैं क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में निर्यातो उन्मुक्त सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में निर्यातो उन्मुक्त सॉफ्टवेयर पार्क है,
बताइए कहाँ पे स्थापित किया गया। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं ये बताना है। मतलब कहीं कहीं अभी जो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया ये पुराना क्वेश्चन है। अब मैं नया क्वेश्चन बताया हूँ कहाँ पे। तो आपका जो सॉफ्टवेयर पार्क है वो केंद्र है कहाँ पर। जैसे नोएडा में अगर हम बात करते हैं नोएडा में कब स्थापित किया गया था। नोएडा में 1991 में स्थापित किया गया था। नोएडा के बाद आपका लखनऊ आता है। लखनऊ में कब स्थापित किया गया था। लखनऊ में आपका 2001 में स्थापित किया गया था। कब 2001 में। अब देखिए कानपुर में कब स्थापित किया गया था। तो कानपुर में आपका 2002 में। तो 2002 में कानपुर में स्थापित किया गया था। अगर हम कहें प्रयागराज में कब स्थापित किया गया था। प्रयागराज में 2003 में स्थापित किया गया था ये याद रख लेंगे। कब 2003 में। मेरठ में कब स्थापित किया गया था। तो मेरठ में 2021 में स्थापित किया गया था सॉफ्टवेयर पार्क। तो निर्यातों उन्मुक्त सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए थे नोएडा 1991 में, लखनऊ 2001 में, और कानपुर में 2002 में, प्रयागराज 2003 में, मेरठ 2021 में। तो ये निर्यातों उन्मुक्त सॉफ्टवेयर पार्क है। तो यहाँ पर आपका हर जगह ही स्थापित किया गया है तो आप नहीं बता पाएंगे। नहीं देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे उत्तर प्रदेश में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने परसेंट है ये बताना। अच्छा क्वेश्चन है। तो कुल सिंचित क्षेत्र का ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देखिए। मेरा सिर्फ क्वेश्चन हल करवाने का पर्पज नहीं है। मेरा ये पर्पज है कि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है। जिस दिन आपको ये आइडिया हो जाएगा हमको पढ़ना क्या है उस दिन आप आराम से हर चीजें आसानी से पढ़ लेंगे। तो उत्तर प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र में कितने परसेंट योगदान है। तो ये याद रख लेंगे लगभग कितना परसेंट योगदान है। 2021 और 22 का जो डाटा कहता है 2021 और 22 का जो डाटा कहता है उसमें कहता है कि यहाँ पर लगभग सिंचित क्षेत्र में नहर सिंचाई का योगदान 15.8% है। कितना है 15.8% है ये। ठीक है। अब ये आपका सांख्यिकी उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है उसके द्वारा जारी किया गया है ये डाटा। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा ये सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है डाटा। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कहें उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है और इसमें 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो बताइए दोनों में कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोनों ही आपका गलत है। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश है वो 9 आर्थिक क्षेत्रों में नहीं 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश का ये मैप देखते हैं तो ये आपका मैप जो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा ये ऐसे कैसे बनता है जैसे आप देख लीजिएगा। कैसे सही बना नहीं है ऐसे देखिए मान लीजिए ऐसे बना है उत्तर प्रदेश है। अब इसमें 4 ही आर्थिक क्षेत्र बांटा गया है। कौन सा एक आपका पूर्वी वाला हो जाता है। तो यहाँ पर ये कौन सा एरिया हो जाएगा ये पूर्वी भाग हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आता है ये पश्चिमी भाग वाला एरिया हो जाएगा। तो ये वेस्ट वाला हो जाएगा ये ईस्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद आपका मिडिल वाला आ जाता है ये वाला एरिया मिडिल वाला। इसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया है ये बुंदेलखंड का एरिया होता है। ठीक है। तो बुंदेलखंड का एरिया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पश्चिमी हो जाएगा पूर्वी हो जाएगा मध्य हो जाएगा और बुंदेलखंड यही 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नौ मत अब देखिए नौ क्या है। नौ कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 तो आपका एरिया हो गया आर्थिक क्षेत्र वाला। लेकिन जो 9 होता है वो आपका क्या होता है वो कृषि जलवायु क्षेत्र होता है। ठीक है। मैं लिखूंगा कृषि जलवायु क्षेत्र। जलवायु क्षेत्र तो ये वाले एरिया में कृषि 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। अब इसमें 9 कृषि जलवायु क्षेत्र होता क्या है। तो ये याद रखिए भाभर और तराई का क्षेत्र। भाभर और तराई के क्षेत्र में एक बार मिटा के लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से हो सके याद। ठीक इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए इसी में बना देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक ये यहाँ पर अभी जो मैं दिखाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर
हम्म, हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला एरिया, तो ये कौन क्या कहलाता है, ये भाभर यौन तराई का क्षेत्र कहलाता है, ये याद रखेंगे। भाभर और तराई का क्षेत्र ये वाला कहलाता है। अब इसके बाद कौन सा होता है, भाभर तराई वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हो गया पश्चिमी मैदान, तो ये वाला आपका, ये वाला आपका पश्चिमी मैदान, तो पश्चिमी मैदान वाला एरिया दो सब गिनते जाइएगा। पहला ये हो गया, दूसरा ये, 9 क्षेत्र, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में, यहाँ 11 दिया गया है, यहाँ 9 होना चाहिए, और यहाँ पर 4, तो ये हो गया आपका। अब देखिए दो तो हो गया, इसके बाद मध्य वाला, मध्य पश्चिमी मैदान, तो मध्य पश्चिमी मैदान, ठीक है, पश्चिमी मैदान ये हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य पश्चिमी मैदान आपका आ जाएगा। इसके बाद दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क है, तो दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क ये वाला एरिया है, तो दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क वाला जो एरिया है ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद मध्य का मैदान हो जाएगा, ये मध्य मैदान हो जाएगा, मध्य मैदान, बुंदेलखंड एरिया हो जाएगा, तो ये बुंदेलखंड एरिया हो जाएगा, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के एरिया के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, वो उत्तरी पूर्वी मैदान, तो उत्तर पूर्वी मैदान ये है, उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान। ठीक है, तो ये आपका उत्तर पूर्वी मैदान हो जाएगा। अब देखिए उत्तर पूर्वी, अब एक पूर्वी मैदान, तो ये आपका पूर्वी मैदान, ठीक है, पूर्वी मैदान। एक आपका विंध्य क्षेत्र, तो नीचे वाला आपका जो आ जाएगा वो विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र। अब एक बार आप गिन लीजिए, आपका पूरा होना चाहिए। पहला आपका कौन सा है, पहला आपका ये है, पहला आपका हो जाएगा भाभर ये वाला, दूसरा कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी मैदान, तीसरा आपका हो जाएगा ये मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा आपका दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क, पांचवा आपका मध्य क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मध्य वाला मैदान हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। छठवां हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी मैदान, सातवां आपका पूर्वी मैदान, आठवां आपका बुंदेलखंड हो गया, नौवां आपका विंध्याचल क्षेत्र, तो विंध्य क्षेत्र जो होता है वो 9 हो गया। तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, ये कृषि बता रहे हैं, और 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ये हमेशा याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में किसान समृद्ध आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, ये देखिए आपका करंट का क्वेश्चन हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि कब हुआ था, तो ये आपका याद रख लेंगे, तो उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2017 में क्या किया था, किसान समृद्ध आयोग का गठन किया था, तो ये 2017 में किया था, ये याद रखिए, उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 2017 में किस लिए किया गया था, इसमें क्या किया गया था कि किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 2017 में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। करें उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब देखिए यही आर ओ मेंस 2021 का क्वेश्चन है, और पीछे कौन सा आर ओ प्री 2016 का क्वेश्चन है, समृद्ध आयोग, तो ये याद रख लेंगे, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। अभी हमने बताया 2017 में किस लिए हुई थी, 2022 तक, अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। नहीं, देखते हैं यहाँ कह रहा है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके करंट का उस समय है, तो नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ है, तो नॉलेज का पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में, तो ग्रेटर नोएडा याद रखेंगे। नहीं, देखते हैं क्या कह रहे हैं भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, दलहन शोध संस्थान, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर में स्थित है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर है, तो इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर है, ये बताना है। तो ये कहाँ पर है, आंवला में है। ठीक है, तो इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर है, आंवला में है। ठीक है, आंवला और एक जगह और है फूलपुर में, दो जगह है, आंवला और फूलपुर में है ये स्थान।
ठीक है, तो दोनों स्थान याद रखिएगा, आंवला भी याद रख लेंगे और फूलपुर में है। ठीक है, अब देखिए IIVR, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आता है। IIVR ये कहां पर है? IIPR, पी मतलब क्या होता है? दाल। ठीक है, ये दाल वाला रिसर्च है, ये वी माने आपका ये लखनऊ में है ना, तो आपका जो आई आई ये सॉरी वाराणसी में होना चाहिए, वी वेजिटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वाराणसी होना चाहिए, तो IIVR क्या है? वाराणसी में, तो याद रखेंगे वाराणसी में है। PR मतलब पल्सेज, कानपुर में पल्सेज मतलब दालें, कहाँ पे है? ये है वेटरनरी इज्जत नगर में है आपका। और IGFRI ये कहाँ है? घास वाला, ये झांसी में है। तो IGFRI ये कहाँ है? झांसी में है। तो IVRI इज्जत नगर, IIP कानपुर में, IIVR ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? तो IIVR ये वाराणसी में पड़ेगा, वेजिटेबल रिसर्च अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये वाराणसी में। नेक्स्ट देखते हैं, करें काला नमक चावल देसी घी आंवला केला फाइबर। बताइए, सिंपल ही क्वेश्चन है। काला नमक चावल कहाँ से याद रख? सिद्धार्थ नगर लगा दीजिएगा। देसी घी कहाँ याद रखेंगे? ये औरैया लगाइएगा। आंवला कहाँ लगाइएगा? देखिए आरो यारो 2023 का क्वेश्चन है। आंवला आपका सिंपल है, प्रतापगढ़ में है। केला फाइबर कुशीनगर में, तो केला फाइबर कुशीनगर में, सिंपल ही क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हमने कराया भी था, आप प्रीवियस ईयर ये 2023 का जब पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेंगे, कई बार कराया था, वही क्वेश्चन आ गया था। सिंपल है, सब कराए होंगे, ये क्वेश्चन सिंपल। लखीमपुर खीरी, ऊर्जा, मेरठ और जलसर, तो लखीमपुर खीरी बताइए ये किस लिए है प्रचलित? तो लखीमपुर खीरी किस लिए है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यही करें, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर याद रख लेंगे, जो लखीमपुर खीरी है ये जो जनजातीय शिल्प है उसके लिए प्रसिद्ध है, न नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए नहीं है, ये जनजातीय शिल्प के लिए। ठीक है, तो जनजातीय शिल्प के लिए, जातीय ये शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखेंगे। खुर्जा में मृतिका शिल्प एकदम सही है। मेरठ में खेल कूद का सामान मिलता है, याद रखेंगे। जलेसर में ढलवा घाटियां मिलती है, तो जलेसर में क्या मिलता है? ढलवा घंटियां जो होती हैं वो मिलती है, घंटियां नहीं होती है ऐसे बनती है ये, तो ये ढलवा घंटियां कहाँ? जलेसर में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, करें लकड़ी काष्ठ के खिलौने कहाँ मिलते हैं? लकड़ी जो काष्ठ के खिलौने होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं? तो लकड़ी काष्ठ के आपके खिलौने वाराणसी में मिलेंगे। ठीक है, तो मेरठ नहीं है, वाराणसी में मिलते हैं लकड़ी काष्ठ के खिलौने। खेल का सामान मेरठ में मिलता है, मेरठ में ये लगा लीजिएगा, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ। पीतल की मूर्तियां कहाँ मिलती हैं? तो पीतल की मूर्तियां आपकी कहाँ मिलती है? मथुरा में मिलती हैं, मथुरा में पीतल की मूर्तियां मिलती हैं। दिया सिलाई उद्योग कहाँ पर है? तो दिया सिलाई उद्योग बरेली में है। ठीक है, तो इसको मिलाना था, मैं यहाँ लिख दिया सामने। ठीक है, वाराणसी, मेरठ, मथुरा और बरेली, तो ये याद रख लेंगे कौन कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका 30 लकड़ी कांच के खिलौने कौन सा हो जाएगा? वाराणसी। ए का तीसरा, तो ए का तीसरा यहाँ भी है। ठीक है, ये एक और बी का पहला, बी का पहला हो जाएगा। ठीक, ये आज खेल का सामान मेरठ, एकदम सही है। नहीं देखते हैं, करें खेल का सामान तो मेरठ हो जाता है। माचिस कहाँ होगा? बरेली में आता है, अभी बताया। पीतल का सामान आपका कहाँ आएगा? पीतल का सामान मुरादाबाद। अब देखिए यहाँ क्या था, पीतल की मूर्तियां अगर पूछे तो पीतल की मूर्तियां मथुरा बताइए, अगर पीतल का सामान तो मुरादाबाद। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, तो याद रखेंगे लकड़ी पर नक्काशी कहाँ हो जाएगा? सहारनपुर। करें काले मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल शिल्पकृत, शीशा शिल्पकृत,
तो ये बताइए कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो ये अगर हम सीसा देखते हैं, सीसा फिरोजाबाद की चूड़िया, तो चूड़िया भी शीशे की बनती है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका सीसा शिल्पकला फिरोजाबाद में आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये काले मिट्टी के बर्तन जिसको ब्लैक पॉटरी कहते हैं, ये तो ये कहाँ पे पड़ेगा, तो ये आपका निजामाबाद। अब निजामाबाद, आप कई लोग कंफ्यूज होते होंगे कि निजामाबाद है कहाँ। तो ये आजमगढ़ में है। ठीक है, तो आजमगढ़ में निजामाबाद है। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले, तो खुर्जा बुलंदशहर। तो चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर में। और पीतल शिल्प कृत कहाँ है, ये मुरादाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो पीतल, ये यारो 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। नेक्स्ट आ रहा है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान से संबंधित है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निजामाबाद ब्लैक पॉटरी। ठीक है, कह रहे हैं गोटे का कार्य पीतल की मूर्तियां, ताले और बेंत व छड़िया। यहाँ बताइए। अब देखिए, गोटे का कार्य प्रमुख रूप से लखनऊ व वाराणसी में होता है। तो गोटे का एकदम सही है, लखनऊ और वाराणसी में। पीतल की मूर्तियां का निर्माण अलीगढ़, मथुरा आदि जिलों में किया जाता है। मथुरा, अलीगढ़ आदि जिलों में। ताले अलीगढ़ में कह रहे हैं, ताले कह रहे हैं अलीगढ़ में। तो ताले कहाँ पे है, यहाँ आपका। तो ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। बेंत व छड़िया किस लिए प्रसिद्ध है, तो बेंत व छड़िया, तो बेंत व छड़िया बरेली के लिए। वाराणसी नहीं हो जाएगा आपका, बरेली हो जाएगा। बरेली प्रसिद्ध है बेंत व छड़िया के लिए, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इतना आपको क्या करना है, इतना आपको याद करना है कौन किस लिए। तो गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी, पीतल की मूर्तियां आपका मथुरा हो जाएगा, ताले अलीगढ़ में हो जाएगा, बेंत व छड़िया आपका बरेली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सही है। काष्ठ नक्काशी, तो काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है, तो ये सहारनपुर है। तो याद रखेंगे सहारनपुर है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट। सहारनपुर को क्या कहते हैं, कभी पूछ ले तो ये क्या कहते हैं, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट। किसको बोला जाता है, सहारनपुर को बोला जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र आपका कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र आगरा है और कानपुर में है। याद रख लेंगे, अगर चमड़ा से रिलेटेड कोई भी चीज पूछे तो चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र आपको दो ही बताना है, आगरा और कानपुर। ठीक है, तो आगरा और कानपुर याद रखिएगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग, अभी ये रिसेंट किसी यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में आया था ये। ठीक है, तो ये पेपर में आया था, यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर हुआ था, उसमें कहा था सूरमा नगरी किसे कहा जाता है, या सूरमा उद्योग कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो सूरमा उद्योग कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो सूरमा उद्योग आपका बरेली में प्रसिद्ध है। कहाँ पे याद रखेंगे, बरेली में सूरमा उद्योग प्रसिद्ध है। अब यही बरेली को एक चीज के लिए और जाना जाता है, बांस बरेली भी कहते हैं। बरेली को बांस बरेली क्यों कहते हैं, बांस बरेली, इसको भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, बांस बरेली इसी के लिए कहते हैं कि बरेली में बांस का उत्पादन अधिक होता है। याद रख लेंगे, बरेली में बांस का उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए इसको बांस बरेली कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं, जो संतरा हुआ, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र साइड होता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हम पूछें कि संतरा हुआ, लीची हुआ, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो संतरे और लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये सहारनपुर में होता है। ये याद रख लेंगे, कहाँ पर, सहारनपुर में होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत और पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन,
पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये गोरखपुर में होती है, याद रख लेंगे गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, ये भी याद रख लेंगे। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है और यहाँ पर आपका गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सहारनपुर क्या है, संतरे और लीची के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर को मैनचेस्टर बोला जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका आया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा गलत युग्म है। करें कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है, तो इत्र और तेल के लिए एकदम सही है, कन्नौज इसी के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर आपका किस लिए प्रसिद्ध है, मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है। आपका मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए आपका प्रसिद्ध है। लेकिन आगरा करें चाकू और कैंची के लिए, ये गलत है आपका। आगरा जो है चाकू कैंची के लिए नहीं प्रसिद्ध है। आगरा आपका आपका चाकू और कैंची के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, चाकू और कैंची के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। याद रख लेंगे, जो अलीगढ़ है आपका चाकू के लिए, और मेरठ है, अलीगढ़ के बाद मेरठ भी लिख दीजिएगा। मेरठ और अलीगढ़ चाकू और कैंची के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। कन्नौज इत्र शहर है, कन्नौज इत्र शहर बोला ही जाता है, यहाँ पर इत्र का उत्पादन अधिक होता है। करें कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है। कन्नौज के सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है, ऐसा थोड़ी है। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो 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 प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पैमाने पर होता है, क्या आप सबके यहाँ वही प्रोडक्ट उत्पादन होता है, सभी लोग उसी प्रोडक्ट नहीं। मैक्सिमम जनता आपका वही करती है, मतलब 50% से ज्यादा जनता वही करती है काम, इसीलिए बता दिया जाता है कि वहां पर ये चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन ये नहीं कि पूरा 100% लोग वही करने लगे, इत्र का ही उत्पादन करने लगे। तो ये वाला आपका गलत है, पहला वाला सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा, क्योंकि ए सही है और आर आपका गलत है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोएडा क्या है, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी है, सही है। सीतापुर कह रहे हैं प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है, एकदम सही है। गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने, देखिए गोरखपुर नहीं, आपका मेरठ जो है ये खेल कूद के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ। वाराणसी क्या है, रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ए बी और सी वाला आपका गलत हो जाएगा, ए बी और डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने के लिए प्रयोग नहीं होता है, ये मेरठ होता है, ठीक है। सीतापुर प्लाईवुड, नोएडा सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी, वाराणसी रेशम उद्योग। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है यूपी की 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता क्या है। अब देखिए भारत उत्तर प्रदेश की साक्षरता पूछ रहे हैं कि 2011 के अकॉर्डिंग, पहले आप याद रख लेंगे टोटल साक्षरता कितनी है। तो टोटल साक्षरता आपका 67.68% टोटल साक्षरता है, किसकी, यूपी की है। अब इसमें यह भी पता होना चाहिए कौन सा फीमेल की है कौन सा मेल का है। तो मेल का साक्षरता और फीमेल का साक्षरता ये बताना है। इसमें 10 आगे बढ़ा दीजिए, प्लस 10 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाता है, लगभग 77.28% आपका मेल की साक्षरता हो जाएगी। ये यूपी की बता रहे हैं, यूपी में अगर हम -10 कर देते हैं, 10 घटा देते हैं, तो किसकी आ जाती है, फीमेल की साक्षरता आ जाती है। मतलब 57.18% किसकी है, फीमेल की साक्षरता। तो मेल की साक्षरता 77.28%, फीमेल की साक्षरता 57.18% है। तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कितना स्थान है, तो ये चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का अगर स्थान देखें क्षेत्रफल के अनुसार, तो अगर आप ये आप मैप में देखते हैं, तो मैप में इधर से ऐसे आप कर्व बनाइए। कर्व बनाने का मतलब क्या है, पहले स्थान पर राजस्थान करिए, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश करिए, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र करिए, और चौथे स्थान पर यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर चले जाइए, क्या है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आप कौन सा करेंगे, चौथे स्थान पर। तो पहले स्थान पर राजस्थान है, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये याद रख लेंगे कौन सा क्षेत्रफल, तो ये चौथा है। देखिए सिंपल ही क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। जनगणना के अनुसार अब देखिए यहाँ 4 स्टेटमेंट दे रहा है, तो कहना कौन सा गलत है बताना है।
कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 25% से कम शहरी क्षेत्र में निवास करता है। तो सही है, उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो 25% से कम शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरों वाला जनसंख्या वाला राज्य है। नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र जो है वो सर्वाधिक शहरों वाला जनसंख्या वाला राज्य है। मतलब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, वो महाराष्ट्र में निवास करती है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला एकदम सही है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। तभी हम बताएंगे कौन कौन से 10 लाख श्रेणी नगरों की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत हो जाएगा, बी वाला, तो मतलब बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। करे तालीम, ये एक योजना थी, उस समय की योजना थी, अब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए ये तालीम योजना क्या था। इसका आपका दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान किया जाता था। तो ये दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा प्रदान किया जाता था, ये तालीम योजना के अकॉर्डिंग प्रदान किया जाता था। दूसरा क्या है, ये आपका गलत है, ये भी गलत है। तीसरा क्या है, चौथा, प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु ये किया जाता था। तो ये एकदम सही है। तो पहला और चौथा आपका सही है, तो इसमें ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ये ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो क्या कह रहा है। कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहे हैं जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। अब देखिए ये एनएपी 2020 से क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा की आयु है वो कितना निर्धारित है, वो 3 से 8 वर्ष निर्धारित है। ये याद रख लेंगे, 3 से 8 वर्ष निर्धारित है आयु। और प्राथमिक की आयु कितनी निर्धारित है, तो प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा की आयु निर्धारित है आपका 8 से 11 वर्ष। याद रखेंगे 8 से 11 वर्ष ये निर्धारित है। तो प्रारंभिक शिक्षा की आयु 8 से 11 वर्ष निर्धारित है, और पूर्व प्राथमिक जिसको आंगनबाड़ी भी बोलते हैं वो 3 से 8 वर्ष से निर्धारित है। इसमें दोनों ही गलत किया गया था। तो 2023 का क्वेश्चन आप नहीं कह सकते कि ये सिंपल था, थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर जो एनईपी 2020 पढ़े होंगे उनके लिए ये सिंपल लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का संख्या, अब देखिए 2001 का अनुपात है, अब 2001 का आपका नहीं पूछेगा, ठीक है, लिंगानुपात ये पूछ रहा है। 2011 के अकॉर्डिंग जो आपका पूछेगा इसमें क्या होगा, यहां पर आपका लिंगानुपात कितना होगा, सेक्स रेशियो 912 होगा। याद रख लेंगे 912 आपका सेक्स रेशियो यहां पर होगा। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो कहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ये बताना है। तो ये जो आपके ये स्टेट दिए गए हैं यहाँ पर बताना है कितना कितना जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 829। इतना बड़ा स्टेट होते हुए भी इतना ज्यादा जनसंख्या मतलब घनत्व है। इसके बाद किसका है, तो इसके बाद आपका बिहार का अगर देखते हैं तो बिहार का कितना है 1106। ठीक है, तो 1106 जो कि सबसे ज्यादा है आपका 1106 जनसंख्या घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग। पश्चिम बंगाल का कितना है, तो 1028 पश्चिम बंगाल का है। केरल का कितना है, तो केरल का 860 है। केरल छोटू सा राज्य है, ये यहाँ पर छोटू सा राज्य है, लेकिन यहाँ पर क्या है 860 ही आपका मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी सी जमीन में बहुत से सारे ज्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके मतलब अगर भारत ये उत्तर प्रदेश की देखे तो इतनी बड़ी जमीन होके भी 829 है, और इतना छोटा जमीन होके 860 है। ठीक है, तो ये अच्छा है यहाँ पर कह सकते हैं केरल में। तो डेट हमेशा ये याद रखेंगे 1106 किसका है, बिहार का है, 829 उत्तर प्रदेश का है, यही दोनों ज्यादा पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करें 2011 की जनगणना के आधार पर कौन सा आंकड़ा सुमेलित नहीं है। करें देश की जनसंख्या 18.5% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का परसेंट है। अब देखिए करें जो देश की जनसंख्या है वो
मतलब कह रहे हैं पूरे प्रदेश की, वो पूरे देश की जनसंख्या 100% है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कह रहे हैं 18.5% है, जो कि गलत है। कितना है? 16.5% है। तो कितना है? 16.5% है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। और करें प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829, एकदम सही है। उत्तर प्रदेश की ये जो मतलब 2001 से 2011 के मध्य कितना जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो 20.23% वृद्धि हुई है। तो 2001 से 2011 तक जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वो कितना वृद्धि हुई है? 20.23% की वृद्धि हुई है, ये याद रखिए। महिला साक्षरता अभी हमने बताया था 57.18% आपका महिला साक्षरता है उत्तर प्रदेश में। तो आपका यही वाला गलत था, ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, ये बताना है। तो किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक की? तो सिंपल ही क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार और बिहार में। तो आपका चार अकॉर्डिंग टू मतलब किस चार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। तो पहले नंबर पे कौन सा है आपका? पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है जनसंख्या में सबसे ज्यादा। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है बिहार। तो बिहार आपका तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे आपका कहाँ पे जनसंख्या है? तो चौथे नंबर पे आपका है पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल आपका कौन सा है? चौथे नंबर पे। तो ये याद रख लेंगे, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ये याद रख लेंगे। और अगर एरिया वाइज हम बात करते हैं, तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? वो सॉरी, एरिया सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो एरिया आपका सबसे ज्यादा राजस्थान है, फिर आपका एमपी है, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है, चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश है। ये एरिया वाइज है। ठीक है, एरिया याद रख लेंगे। और ये जो आपको याद करना है, ये पॉपुलेशन है। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज ये है और एरिया वाइज ये है, दोनों ही याद कर लेंगे क्योंकि दोनों ही अक्सर पूछ लेता है। चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो बताना है किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ किसका है? गाजियाबाद का। वैसे तो गौतम बुद्ध नगर का, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? गाजियाबाद में है आपका। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, गाजियाबाद में का कितना लगभग है? लगभग आपका 78.1% है। गौतम बुद्ध नगर में कितना है? तो गौतम बुद्ध नगर में 80, गौतम बुद्ध नगर जीबी, गौतम बुद्ध नगर जीबी है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 80.1% है आपका जनसंख्या। इसके बाद कानपुर में, कानपुर नगर में कितना है? कानपुर नगर में 79.7 है। ठीक, अभी आगे डिटेल में भी बताएंगे, 3-4 बता देंगे। ठीक है। 2011 के अनुसार कौन सा मिलियन शहर नहीं है? अब देखिए 2011 के अकॉर्डिंग आपका कह रहे हैं मिलियन शहर बताना है। तो मिलियन शहर कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो मिलियन शहर आपके कौन कौन से हैं? तो पहले यही याद रख लेंगे कि 2011 के अकॉर्डिंग मिलियन शहर कौन से हैं। 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर क्वेश्चन आ सकता है। तो 2011 का जब जनगणना हुआ था तो उसमें बताया गया था कौन कौन से जिले आपके मिलियन शहर में आते हैं। तो यहाँ पर आपका कानपुर, ठीक है, कानपुर आपका मिलियन शहर में आता है। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है? आपका लखनऊ आपका मिलियन शहर में आता है। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा है? आपका गाजियाबाद। तो गाजियाबाद आपका क्या है? मिलियन शहर में आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद के कौन कौन सा है? आगरा। आगरा आपका मिलियन शहर में आता है। आगरा के बाद भोलेनाथ की नगरी वाराणसी। तो वाराणसी आपका कौन सा है? मिलियन शहर में आता है। वाराणसी के बाद आपका मेरठ, मिलियन शहर मतलब 10 लाख से ज्यादा आबादी जहाँ पे है। मेरठ आपका मिलियन शहर में आता है। मेरठ के बाद कौन सा आपका मिलता है? प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज, प्रयागराज भी आपका मिलियन शहर में आता है। तो ये याद रख लेंगे, ये इतने क्या है? मिलियन शहर में है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, ये गाजियाबाद आपका हो गया, आगरा हो गया, वाराणसी हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया। तो ये सब आपके क्या है? मिलियन शहर में आते हैं। ठीक है, मतलब दो अब तो बहुत से हो गए होंगे क्योंकि 2011 के बाद बहुत जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो ये आपका जो मुरादाबाद है, उस समय मुरादाबाद नहीं, तो यहाँ मुरादाबाद नहीं होना चाहिए।
नहीं, देखते हैं। कहें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई है। तो 2001 से 2011 के मध्य कितनी वृद्धि हुई है, तो ये याद रख लेंगे। तो 2001 से 11 तक में पहले तो आप उसको देखिए। 2001 में जब 2001 की जनगणना हुई थी, उस समय साक्षरता परसेंट कितना था। तो जब 2001 की जनगणना हुई थी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, 2001 की जनगणना में साक्षरता कितना था, तो वहां पर आपका 56.27% था। लेकिन 2000 जब 11 का जनगणना हुआ था, तो इस समय साक्षरता दर कितना था, तो इसमें 67.68% था। तो गिना हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा, 11.4। तो 11.4 यहाँ पर है, यही लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 2001 के और 2011 का जो आपका साक्षरता था वही घटा दिया है, वही आ गया है, ठीक है। ये परसेंट में है, नहीं देखते हैं। कह रहे हैं 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी। तो किस जिले में उत्तर प्रदेश के साक्षरता दर उच्चतम थी। देखिए, मैं कुछ लिख देता हूं यहाँ पर ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें कौन सा पहले नंबर पर आता है, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर याद रखेंगे, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता अगर हम देखते हैं तो कितना है, लगभग कितना आपका पड़ जाता है, 80.1%। इसके बाद हम कानपुर नगर की बात करते हैं, कानपुर नगर। तो कानपुर नगर की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है, तो 79.7%। औरैया की बात करते हैं, औरैया औरैया की बात करते हैं, यहाँ पर कितना है, 78.9%। औरैया के बाद हम बात करते हैं, किसका बात करें, गाजियाबाद का बात करते हैं, गाजियाबाद का। तो गाजियाबाद का किसकी बात करते हैं, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद की बात अगर करते हैं तो 78.1% यहाँ पर है। गाजियाबाद के बाद हम वाराणसी की बात करते हैं, वाराणसी। तो वाराणसी में कितनी है साक्षरता, 75.6%, ठीक है। महोबा की बात करते हैं, महोबा, ठीक है। महोबा महोबा की बात करते हैं तो कितना, 65.3%। ये सब तो मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपके यहाँ पर ऑप्शन में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कानपुर, हम कानपुर नगर लेकर यहाँ चल रहे हैं, कानपुर देहात नहीं लेकर चल रहे हैं, कानपुर नगर लेकर चल रहे हैं। तो कानपुर नगर में अगर देखा जाए इस अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर सही होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, यहाँ पर सी वाला आंसर सही होना चाहिए, ठीक। सबसे कम आपका साक्षरता दर कहाँ है, तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में साक्षरता कितना है, 46.7%, ये याद रखेंगे। नहीं, देखते हैं। करें किस जनपद में साक्षरता दर सबसे कम है। तो श्रावस्ती में साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है, 46.7% है, ये याद रखेंगे। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहे उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से कम। अब देखिए, ये आपका कौन क्या था, 2013 का एक डाटा आया था, सैंपल आया था किसी गवर्नमेंट साइट का। तो उसमें बताया गया था कि 2000 मतलब कह रहे हैं, पहला ऑप्शन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 भारत की जन्म दर से कम थी। अब देखिए, जो आपका डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2013 में भारत की जन्म दर कितना है, तो भारत की अगर जन्म दर पूछता है तो भारत की जन्म दर 2013 के अकॉर्डिंग कितनी थी, 21.4, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कितनी थी, उत्तर प्रदेश की 27.2 पर। अब यही अगर दोनों याद है तो आपका सब क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या है, उत्तर प्रदेश की जन्म दर भारत की जन्म दर से कम थी। क्या उत्तर प्रदेश की जन्म दर कम, उत्तर प्रदेश की ज्यादा दिख रहा है, भारत की कम है। तो ये पहला वाला तो गलत है। कौन सा असत्य है, तो पहला वाला ही असत्य है। दूसरा क्रम, उत्तर प्रदेश की जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक है, यहाँ सही है। उत्तर प्रदेश की 27 है, यहाँ 21 ही है, तो ये तो आपका सही है। उत्तर प्रदेश की जन्म दर 25 से अधिक है, तो यहाँ 27 जो 27.2 लिखा है, ये तो 25 से तो अधिक ही है, तो हाँ 25 से अधिक है। उत्तर प्रदेश की जन्म दर 30 से कम है, तो 30 से तो ये तो कम ही है 27, तो हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका गलत पूछा तब पहला वाला सही हो जाएगा। ये 2014 का क्वेश्चन है, 13 में एक डाटा आया था, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीकों से बढ़ती रहती है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों की वृद्धि के दर अनुरूप संगति नहीं है। जैसे पुरुष आपका साक्षरता बढ़ रही है, वैसे महिलाओं की कम बढ़ रही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही थी, एकदम ये भी सही है और ये भी सही है।
लेकिन ये आपका व्याख्या ये गलत कर रहा है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही थी, ये आपका व्याख्या गलत है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका ए आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या गलत है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। करें 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी, तो 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी थी ये बताना है। तो 2001 के जनगणना के अनुसार, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ भले आ गया, लेकिन आपका ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। उस समय उड़ीसा से कम था जो इसका आंसर था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ है? तो इटावा में है बब्बर शेर सफारी। करा अप्रैल पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग जेल, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, इसको आपको बताना है कौन सा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो बताइए ये यहाँ पर कौन सा कहाँ पर स्थित है? तो अप्रैल पार्क कहाँ पड़ता है? तो अप्रैल पार्क आपका कानपुर में अप्रैल पार्क पड़ता है। और आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पड़ता है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में, अप्रैल पार्क कानपुर में पड़ेगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन आपका ये सहारनपुर में पड़ेगा, एग्रो प्रोसेसिंग जोन। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव में पड़ता है, ये आज 2016 का क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो निर्यात विकास केंद्र आपका आगरा भी है, खुर्जा भी है, मेरठ भी है। आगरा में क्या होता है? चमड़े का ज्यादा निर्यात उर्यात होता है, ये जूते चप्पल यहाँ से आगरा से ज्यादा मिलते हैं। खुर्जा में आपका क्या है? ये बुलंदशहर में है, तो जो आपका चीनी मिट्टी के बर्तन है, सिरेमिक के सामान है, ये यहाँ पर खुर्जा में मिलता है, यहाँ से निर्यात होता है। मेरठ से क्या निर्यात होता है? तो खेल के सामान जो होते हैं यहाँ मेरठ से निर्यात किए जाते हैं, लेकिन इलाहाबाद आपका नहीं है निर्यात जोन, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। हमने बताया था सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे की जाती है? तो बुंदेलखंड के एरिया में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। देवबंद आंदोलन यूपी में कब प्रारंभ हुआ? तो 1866 ईस्वी में देवबंद आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं पार्वती अर्गा रामसर स्थल के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो पार्वती अर्गा अगर रामसर स्थल के बारे में आपको बताना है, कौन सा सही है? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। तो अर्गा, अर्गा आपका कहां पर है? तो अर्गा आपका कहां पर है? गोंडा जिले में स्थित है, ठीक है, गोंडा जिले में। अब देखिए यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, तो हाँ यह है एक पक्षी अभ्यारण्य, दोनों ही सही है। मेंस 2021 में आया है, मतलब आपको रामसर स्थल भी पढ़ के जाना है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर है? करें उत्तर प्रदेश में जो आलू निर्यात जोन है ये आपका कहाँ पर है? तो आलू निर्यात जोन आपका कहाँ पर है? तो ये आगरा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं सरसों, आलू, मक्का और तिल। कह रहे हैं देखिए कौन सा जनपद सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें कह रहे हैं सरसों बड़े पैमाने पर किस जनपद में होता है? तो आगरा वाले एरिया में सरसों बहुत ज्यादा पैमाने पर होता है। फर्रुखाबाद एरिया में आलू जो होता है। तिल आपका हमीरपुर एरिया में होता है, हमीरपुर मतलब बुंदेलखंड एरिया में। मक्का कहाँ पे होता है? मक्का वाराणसी में बहुत ज्यादा पैमाने पर नहीं होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो मक्का आपका कहाँ पे पैदा होता है? तो मक्का आपका कन्नौज में, तो कन्नौज में आपका मक्का होता है बड़े पैमाने पर। बहराइच में आपका ये होता है आपका जौनपुर में, ठीक है, जौनपुर में भी आपका मक्का होता है। तो लेकिन वाराणसी में होता है, लेकिन उतना बड़े पैमाने पर नहीं होता, यही इसमें पूछा गया। तो सी वाला आंसर आपका आयोग ने जो माना था, आयोग ने इसका आंसर क्या माना था? आयोग ने इसका आंसर सी माना था, तो इसलिए हम भी मान लिए हैं सी, ठीक है। जो आयोग मानेगा वही हम भी मानेंगे। कनाव कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी? सहरिया, सहरिया उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं। सहरिया आपका कहाँ पाया जाता है? ललितपुर जिले में। तो ललितपुर जिले में आपका सहरिया पाया जाता है, ये याद रखिए। वाराणसी में क्या पाया? चेरो, खरवार, गोंड, ये सब पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दीपावली कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के? तो ये आपको पता होगा, थारू जो जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा एकदम सही है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज है, ऐसा थोड़ी है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं तो क्या आप अन्य भाषाओं में असहज होते हैं? नहीं, अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। तो ये आपका क्या है, पहला वाला तो आपका एकदम सही है, लेकिन दूसरा वाला आपका कथन कथन क्या है, तो दूसरा वाला कथन आपका ये गलत कह रहे हैं। तो भोजपुरी आपका लोग तो बोलते हैं, लेकिन आपका क्या है, अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। तो अन्य भाषाएं भी बोलते हैं, तो यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा। आयोग ने आपका सी वाला आंसर माना था। बिरहा, कजरी, मल्होर, रसिया, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। बिरहा कहाँ पे गाया जाता है, तो बिरहा भोजपुरी में गाया जाता है। तो भोजपुरी में आपका कौन सा हो जाएगा, बिरहा हो जाएगा। ठीक है, भोजपुरी में बिरहा। कजरी कहाँ पे, तो कजरी किस भाषा में गाया था, कजरी आपका अवधी में। तो याद रखिएगा इसका उद्गम कहाँ माना जाता है। देखिए, काजारी कजरी जा सेकंड नंबर पे आ रहा है, मिर्जापुर में आपका जा सेकंड है, मिर्जापुर में जा। तो कजरी अगर पूछे तो आपको मिर्जापुर लगाना है। तो ये आपका मिर्जापुर हुआ, वाराणसी हुआ। ठीक है, तो यह अवधी में भी गाया जाता है। ये भोजपुरी में भी गाया जाता है, लेकिन अवधी में भी गाया जाता है। तो कजरी अवधी लगे। मल्होर क्या है, ब्रजी में वो गाया जाता है। और रसिया कौरवी में गाया जाता है। तो इसकी भाषा पूछ लिए थे यूडीए एनडीए 2010। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो बिराहा भोजपुरी है, कजरी अवधी बोला बता दीजिएगा, भोजपुरी भी ये भी होता है। मल्होर ब्रजी बोला जाता है, रसिया कौरवी बोला जाता है। ठीक है, तो रसिया आपका कौन सा है, कौरवी है। ठीक है, अब ये रसिया आपके ब्रजी में भी बोला जाता है, लेकिन आपका दोनों ही दिया है। तो कौन सा लगाएंगे, तो आपका ये तो लगाना ही होगा, चाहे रसिया का ब्रजी लगा दीजिए, चाहे मल्होर का कौरवी लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपका बी वाला ही सही होगा, बी वाला आयोग ने उत्तर माना था। तो आपको बी वाला ही सही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रसिया आपका ब्रजी में भी गाया जाता है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन सा है, बताइए। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन सा, बिरहा है, चैती है, ढोला है। तो ये याद रखिएगा, बिरहा, चैती, ढोला, ये उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत है। नेक्स्ट देखते हैं। करें, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, तो ये बुंदेलखंड का आला एक लोकप्रिय संगीत है, बुंदेलखंड के महोबा क्षेत्र का। ढोला लोकगीत प्रसिद्ध है कहाँ पर, ढोला लोकगीत, तो ढोला लोकगीत आगरा मेरठ में प्रसिद्ध है। कहाँ पर, आगरा और मेरठ में लोकगीत ये हो गाया जाता है, ढोला मारू। उत्तर प्रदेश का विशिष्ट नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का विशिष्ट नृत्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का विशिष्ट नृत्य आपका कथक है। अब भरतनाट्यम कहाँ का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये याद रख लेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये याद रख लेंगे। उड़ीसा उड़ीसा का है, उड़ियासी उड़ीसा का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, याद रख लेंगे, मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का है, ये याद रख लेंगे। ले देखते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है चरकुला। तो चरकुला नृत्य क्या है, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला एक नृत्य है। ये आपका गलत है। ठीक है, अवध क्षेत्र में नहीं है, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक नृत्य है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हुई कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती है। तो दूसरा आपका सही है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा, केवल दो वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 2023 का क्वेश्चन है, यूपी आरओ यारो का। ठीक है, देखिए सब कुछ आपको आरओ यारो में ही पूछे गए हैं। चैती, कजरी, रसिया, सोहर। देखिए सोहर कब गाया जाता है, जब बच्चा जन्म लेता है तब महिलाएं क्या करती हैं, सोहर गाती हैं। तो ये आपका संस्कार गीत हो जाएगा, डी का आपका पहला हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा। देखिए एक ही में है। चैती कौन सा है, तो चैती आपका मौसमी गीत है। आपका कजरी कौन सा है, विवाह और मौसमी गीत है। ये चैती आपका विवाह, कजरी नहीं गाया जाता है, कजरी शादी है तो कजरी गाया। रसिया क्या है, वज्र का लोकगीत है। तो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। आरो यारो प्री 2021 में आया है, जा जन्म धरो धरती अढ़ी धसी अढ़ाई हाथ। अब देखिए ये वीर गाथा से लिया गया है, वीर गाथा कभी इसमें इन्वॉल्व है। और ये आल्हा से रिलेटेड है, आल्हा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, गिरजा देवी के बारे में आपको बताना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है। ठीक है, तो गिरजा देवी
अब देखिए गिरजा देवी का जन्म कब हुआ था, तो गिरजा देवी का जन्म हुआ था 8 मई 1929 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो इनका इनका मृत्यु हुआ था 24 अक्टूबर 2017 को इनको मृत्यु हुई। लेकिन 2017 के पहले इन्होंने बहुत सारे अवार्ड हासिल कर लिए थे, जैसे पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री इन्होंने कब हासिल किया था, तो पद्मश्री 1972 में इन्होंने हासिल कर लिया था, मतलब दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। पद्म भूषण, तो ठीक है, पद्म भूषण, तो पद्म भूषण कब दिया गया था, तो 1989 में आपका पद्म भूषण दिया गया था, ये याद रखेंगे। पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण कब दिया गया था, तो ये 2016 में आपका पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, तो पद्म विभूषण 2016 में। संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, अकादमी, तो संगीत नाटक अकादमी कब दिया गया था सम्मान, 1977 में। तो 1977 में संगीत नाटक अकादमी का सम्मान दिया गया था। तो याद रख लेंगे, पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 89 में, पद्म विभूषण 2016 में, 1977 में संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, ये 2017 में इनका डेथ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सूबे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एकदम सही है। नौचंडी मेला मेरठ में होता है, ये हिंदू मुस्लिम का एक मिलकर त्योहार मनाते हैं, ये मेला होता है नौचंडी मेला। भारत कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी में। चौरसिया नृत्य गोरखपुर में नहीं है, चौरसिया नृत्य तो आपका ब्रज क्षेत्र में होता है, ये याद रखिएगा, कहाँ पर होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, क्या करें हार्सल लिबड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र था, तो उत्तर प्रदेश किसका निवास क्षेत्र था ये बताना है, तो ये आपका आर्यन द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र था। नहीं देखते हैं, करें चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी बदरिया के लेखक कौन है, तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह इसके लेखक हैं, ये याद रखिएगा। कौन सा, झीनी झीनी बीनी बदरिया। अब ये उपन्यास किस पर आधारित है, जो बनारस के बुनकर हैं, तो याद रखिएगा बनारस के बुनकर है, इन्हीं पर आधारित है झीनी झीनी बदरिया उपन्यास। ठीक है, बनारस के बुनकर पर। लेखक कौन है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब यहाँ करें उत्तर प्रदेश के जैन और बौद्ध धर्मों का तीर्थ स्थान कौन है, दोनों का धर्मों का तीर्थ स्थान, तो ये कौशाम्बी है, तो याद रख लेंगे कौशाम्बी है, दोनों ही। देखिए सारनाथ कुशीनगर मत लगाइएगा, क्योंकि आप कुशीनगर और कौशाम्बी में कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, कुशीनगर मत लगाइएगा। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, कौशाम्बी है, यही आपको लगाना है। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, मुरादाबाद। वाराणसी में संस्कृत और धर्म, ये भोलेनाथ की नगरी है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, सही है। मुरादाबाद तो पीतल का उद्योग, सही है। लेकिन झांसी अभी पूरी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, तो याद रख लेंगे झांसी अभी औद्योगिक क्षेत्र में विकसित नहीं हुआ है, जिसके कारण हम नहीं कह सकते कि झांसी औद्योगिक औद्योगिक संयंत्र लगाए गए हैं काफी, लेकिन वो ऐसे बड़े पैमाने पर नहीं, जैसे आपका ये कानपुर हुआ, आपका लखनऊ हुआ या गाजियाबाद हुआ, ऐसे नहीं है। ठीक है, झांसी, तो ये याद रखेंगे। देखते हैं, कह रहे हैं निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है, देवा मेला कहाँ, बाराबंकी में, एकदम सही है। आल्हा महोबा में लगता है। कर्मा, कर्मा आपका मथुरा में नहीं लगता, देखिए कर्म करेंगे तो सोना मिलेगा, तो कर्मा कहाँ लिखा है, सोनभद्र में ये लगता है। ठीक है, तो कर्म करेंगे सोना मिलेगा, ऐसे हमने याद करवाया है। तो कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर में। कजरी मिर्जापुर में। जा यहाँ भी है, जा यहाँ भी है, लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब यही गलत था। कर्मा लोक नृत्य हमने क्या बताया है, कर्मा कर्म करेंगे सोना मिलेगा, तो सोना बताइए, सोना मिलेगा, सोनभद्र। ने देखते हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य लोक नृत्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य बताना है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य चरकुला है, कर्मा है, पांडव है, तो चरकुला, कर्मा, पांडव। ठीक है, यही है आपका लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान, अभी देखिए हमने कहा था नौचंदी मेला, तो नौचंदी मेले में कौन सा है, हिंदू और मुसलमान क्या है, ये दोनों लोग आते हैं। तो ठीक है, तो याद रखेंगे नौचंदी मेला। ठीक है, कहाँ पे लगता है, तो ये मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है, मेरठ में। कह रहे हैं कि जल विहार का मेला, अब देखिए जहां जल की कमी होगी वहां जल विहार का मेला लगेगा,
तो बुंदेलखंड एरिया में आपका जल विहार है, तो वहां जल की कमी है। बटेश्वर मेला आपका करें पश्चिमांचल में लगता है, तो बटेश्वर मेला कहाँ पे मिल रहा है? पश्चिमांचल में। बलदेव छठ का मेला करें पूर्वांचल में लगता है, ठीक है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं, ये भी पश्चिमांचल में, यहाँ भी पश्चिमांचल में लगता है, ठीक है। तो याद रख लेंगे पश्चिमांचल में ये बलदेव छठ का मेला लगता है। शुक्रताल का मेला, तो शुक्रताल का मेला कहाँ पे लगता है? तो शुक्रताल का मेला आपका मुजफ्फरनगर में लगता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा शुक्रताल का, लेकिन तीसरी वाला गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि देवी पाटन का मेला, कामपिल मेला, बटेश्वर मेला, दादरी मेला, ये बताना है। तो देवी पाटन मेला कहाँ पर? देवी पाटन मेला आपका कहाँ पे लगता है? बलरामपुर में लगता है। कामपील मेला फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है। दादरी मेला बलिया में लगता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। कह रहे हैं माघ मेला तो इलाहाबाद में लगता है। माघ मेला। झूला मेला कहाँ पे लगता है? तो झूला कृष्ण भगवान झूला झूलते हैं, तो वृंदावन में लगता है। पशु मेला बटेश्वर आगरा। देवा मेला बाराबंकी में लगता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में किस स्थान पर गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो ये गोवर्धन में, मथुरा गोवर्धन में यहाँ पर गुड़िया पूर्णिमा आषाढ़ माह की पूर्णिमा में किया जाता है इसका आयोजन। कह रहे हैं बटेश्वर आपका आगरा एकदम सही है। देवा शरीफ आपका बाराबंकी है, याद रखेंगे। अभी हमने बताया था बाराबंकी, तो बाराबंकी। सकिनसा फर्रुखाबाद है। बिठोर कानपुर, एकदम सब सही है, ठीक है। लेकिन आपका देवा शरीफ गलत है, बटेश्वर आपका आगरा है। यहाँ बताइए। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? तो एक ही स्थान पर उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। कहाँ पर? ये नरौरा। नरौरा कहाँ पर है? ये आपका बुलंदशहर में है, याद रखेंगे। कहाँ पर? बुलंदशहर में नरौरा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, पहली इकाई की। दूसरी इकाई की 1992 में इसकी दूसरी इकाई की। 1991 में पहली इकाई की और 1992 में दूसरी इकाई की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बताइए कौन सा ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा संयंत्र है उसमें देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कौन कौन से, यहाँ लिख देता हूँ। तो एक आप याद रखिए, सिंगरौली। सिंगरौली जो ऊर्जा संयंत्र है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिंगरौली के बाद आपका रिहंद याद रख लेंगे। रिहंद ऊर्जा संयंत्र आपका यहीं पे पड़ता है। रिहंद के बाद आपका दादरी याद रख लेंगे। दादरी भी यहीं पे पड़ता है। ऊंचा हार आपका यहीं पे पड़ता है। ऊंचा हार आपका ऊर्जा संयंत्र यहीं पे पड़ता है। आपका टांडा हुआ, ये सब एनटीपीसी है लगभग, ठीक है। एनटीपीसी है, तो ये टांडा हुआ आपका। टांडा के बाद आपका क्या है? टांडा के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? आपका मेजा हो जाएगा, ठीक है। तो मेजा ये भी आपका क्या है? ऊर्जा संयंत्र है। तो ये याद रख लेंगे, ये सब आपके उत्तर प्रदेश के। कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। अगर हम कहते हैं कि इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो डार्ली पार्ली आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है। डार्ली पार्ली कहाँ है? तो ये डार्ली पार्ली आपका उड़ीसा में मिलता है, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? ये आपका उड़ीसा में मिलेगा। और विंध्याचल कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका विंध्याचल मिलेगा। तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों याद रखेंगे। एक आपका उड़ीसा में, दूसरा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ये आपका, ये सिंगरौली और दादरी। ये कहाँ पर है? दोनों है आपका, ये आपको दोनों उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपका सिंगरौली और दादरी, मतलब कौन सा आपका हो जाएगा? तीन, ये दो और तीन, ठीक है। दो और तीन, यह देखते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से? लाइमस्टोन और डोलामाइट उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है, ठीक है। ये लगभग मिर्जापुर, बांदा, सोनभद्र इसी जिलों में पाए जाते हैं। नहीं, देखते हैं सोनभद्र में क्या पाया जाता है। तो सोनभद्र में यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोनभद्र में क्या आपका मिलेगा? सोनभद्र में चूने का पत्थर मिलेगा, ठीक है। सोनभद्र में चूने का पत्थर। इलाहाबाद में शीशे वाली बालू, बहुत बार पूछा गया है कि जो शीशे वाली बालू होती है, शीशे, ठीक है, शीशे वाली बालू। तो शीशे वाली जो बालू होती है ये कहाँ पर मिलता है? तो शीशे वाली बालू कहाँ पर मिलता है?
ये प्रयागराज में आपका मिलेगा। ठीक है, प्रयागराज में शीशे वाली बालू मिलता है। ललितपुर में आपका क्या मिलता है? तो ललितपुर में आपका तांबा मिलता है, ये याद रखेंगे। क्या क्या मिलेगा? तांबा मिलेगा ललितपुर में। ललितपुर में आपका तांबा मिलता है। मिर्जापुर में क्या मिलता है? नॉन प्लास्टिक फायर प्ले। तो मिर्जापुर में आपको क्या मिलेगा? मिर्जापुर, तो मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर प्ले, नॉन प्लास्टिक फायर प्ले, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर आपका हो जाएगा सर। नहीं, देखते हैं हमारा क्या करा। नहीं, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र आपके तीन पड़ते हैं। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में मुख्य कृषि जलवायु कितने हैं? तीन है। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, तो लाल मिट्टियां कहाँ पे पाई जाती हैं ये बताना है। तो लाल मिट्टियां कहाँ पे पाई जाती हैं? तो लाल मिट्टियां आपका मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती हैं। तो ठीक है, तो मिर्जापुर और झांसी में आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखेंगे, मिर्जापुर और झांसी। ठीक है, तो यहीं पे आपको क्या मिलता है? यही लाल मिट्टी आपकी पाई जाती है ना। देखते हैं क्या है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? गंगा है, गोमती है, कोसी है, सरयू है। कौन सी नदी है किसके किनारे ये बताए। आपका देखिए, गंगा नदी जो है वो वाराणसी के किनारे है। तो वाराणसी, देखिए ये गंगा नदी है, वाराणसी शहर के किनारे बहती है। अब ये गोमती नदी सुल्तानपुर के किनारे है, आपकी गोमती नदी। आपके कोसी नदी के किनारे गोरखपुर नहीं पड़ता है। ये गोरखपुर आपके राप्ती नदी के किनारे, याद रखिएगा, राप्ती नदी के किनारे आपका गोरखपुर। और सरयू आपका कहाँ पे पड़ता है? तो सरयू आपका कहाँ पे? ये अयोध्या, सॉरी अयोध्या। तो अयोध्या के किनारे सरयू नदी पड़ती है। तो ये याद रख लेंगे, सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा कोई स्टफ नहीं है। कौन सा नदी गोरखपुर के तट पर स्थित नहीं है? तो किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ये तो राप्ती है। देखिए 2 बार आया है। पिछला कब आया था? पिछला यूडीएलडीए में आया था। यहाँ पर आरओ में आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है। याद रख लेंगे, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। और निकलती कहाँ है? ये निकास अगर पूछे कि ये निकास इसका कहाँ पर है, ठीक है, तो निकास इसका अगर पूछे तो निकास इसका कहाँ है? बलिया है। तो ये याद रख लेंगे, इसका निकास बलिया पड़ता है। ठीक है, बलिया निकास है और आपका प्रवेश कौन सा है? बिजनौर है। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं वर्तमान में लखनऊ में कौन सा संस्थान स्थित है? तो वर्तमान में लखनऊ में जल संस्थान भी है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है और जिला नगरीय विकास अभिकरण है। तो मतलब ये लखनऊ अभी अपने आप रखा है। ठीक है, ये लखनऊ पूरी तरह से सुरक्षित है इसी से। सभी चीजें हैं, जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अभिकरण। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 लोगों को प्रतिदिन आवश्यकताओं से संबंधित उपलब्धि क्या कहलाता है? तो यहाँ पर क्या है? आपका एक सहज तरीके से सेवाएं प्रदान करता है, एक समयबद्ध तरीके से, और 13 चिन्हित सेवाओं के लिए। 1 2 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। पुराना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारणा अवधि कितना है? देखिए, लोकायुक्त की जो पदधारणा अवधि है, इसमें अभी रिसेंट में क्या किया गया है? चेंज किया गया है। इसीलिए ये क्या हुआ है? ये थोड़ा सा आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो अवधारणा है, पहले कितना था? 8 वर्ष था। ठीक है, तो अब इसका कितना कर दिया गया है? तो अभी 2024 में, फरवरी 2024 में, ठीक है, तो याद रखिएगा फरवरी 2024 में इसमें क्या किया गया है? इसमें संशोधन किया गया है। तो अब इसमें क्या किया गया है? अब यहाँ पर 5 वर्ष कर दिया गया है। कितना? 5 वर्ष कर दिया गया है या 70 वर्ष कर दिया गया है? जिसमें भी आप रिटायर होंगे, मतलब जो भी आपका इसमें रिटायर, चाहे उसकी एज 5 वर्ष हो ये आपका होगा, या 70 वर्ष हो ये आपका। ठीक है, तो दोनों में जो पहले होगा वो आपका उसी जो भी इस पर पद पर होगा वो रिटायर होगा। अगर 5 वर्ष पूरा हो जाता है इनका तो वो रिटायर हो जाएंगे। अगर 70 वर्ष आपका उनका पूरा हो जाता है तो ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 2024 में 5 वर्ष, पहले जब क्वेश्चन आया था तो 8 वर्ष था, लेकिन अब 5 वर्ष। नहीं, देखते हैं। करें उत्तर प्रदेश में किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है?
कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला है, तो ये आपका बांदा में, बांदा में कालिंजर का किला है। कालिंजर किला को अकबर ने 1569 में जीता था, ये जीत लिया था। किसने जीता था, ये अकबर ने जीत लिया था, ये याद रख लेंगे। अब जब अकबर ने इसको जीत लिया था तो ये बीरबल को उपहार दे दिया गया था अकबर के द्वारा। तो बीरबल को क्या किया गया था, ये बीरबल को ये उपहार दे दिया गया था। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हाल ही में वर्ष 2015-16 में किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो 2015-16 में ये किसान वर्ष, पुराना क्वेश्चन है, नहीं इंपॉर्टेंट है। 84 गुंबद जामा मस्जिद बौद्ध स्तूप कामतगिरी, कामतगिरी कहाँ पड़ता है, चित्रकूट में पड़ता है। आपका बौद्ध स्तूप कहाँ पड़ता है, तो ये कुशीनगर में पड़ता है। जामा मस्जिद कहाँ पे पड़ता है, याद रख लेंगे, जामा मस्जिद आपका मुरादाबाद में पड़ता है। और 84 गुंबद आपका जालौन में पड़ता है। तो 84 गुंबद कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, 84 गुंबद। तो 84 आपका गुंबद आपका कहाँ पे पड़ेगा, ये जालौन में पड़ता है। ठीक है, तो 84 गुंबद जालौन में। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, मॉडर्न बेकरीज, सीमेंट कारखाना, उर्वरक कारखाना। ठीक है, तो ये बताना है। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ में पड़ता है। मॉडर्न बेकरीज ये कानपुर में आपका पड़ेगा। सीमेंट कारखाना कहाँ पे पड़ेगा, तो सीमेंट कारखाना कह रहे हैं बरेली में, नहीं, राय बरेली में पड़ता है। ठीक है, तो राय बरेली में आपका सीमेंट कारखाना पड़ेगा। ठीक है, उर्वरक कारखाना आंवला में पड़ता है और फूलपुर में भी पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे फूलपुर में भी ये आपका पड़ता है। उर्वरक कारखाना आंवला और फूलपुर दोनों में ही पड़ता है। नहीं देखते हैं, ये क्वेश्चन बताइए। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, तो उत्तर प्रदेश में जो गुरु पूर्णिमा पर्व है ये किसको समर्पित है, तो ये किसको समर्पित है, ये महर्षि व्यास को समर्पित है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वो किसको समर्पित है, ये महान संत जो व्यास हैं इन्हीं को समर्पित है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नहीं देखते हैं, उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को प्रदान किया गया है। ये कब का क्वेश्चन है, ये आपका पुराना क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है। ये फ्रैंक इस्लाम को प्रदान किया गया। करें, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म और विकास विपणन, अब देखिए यहाँ विपणन लिखा गया, विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है, तो ये आपका आगरा पड़ता है। कानपुर उन्नाव मत लगाइएगा, ये आगरा में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1900 आपका 74 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखें। कब हुई थी, इसकी स्थापना 1974 में आगरा में हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 1974 में आगरा में। नहीं देखते हैं क्या करा, करें उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कहाँ है, तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, कानपुर में स्थित है। ये कब स्थापित हुआ था, ये 1972 में स्थापित हुआ था, लेकिन इसका उत्पादन कब हुआ था, तो 1976 में इसका उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान का है, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान जिसको क्या IVRI कहते हैं, IVRI कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ये वाराणसी में स्थित है। तो ये याद रखेंगे, वाराणसी में क्या कहलाता है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका वाराणसी में पड़ता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है, तो हमने बताया था ये इलाहाबाद में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, इलाहाबाद जो प्रयागराज में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं ललित कला, देखिए 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 चीजें आपको याद, 6 क्या, 3 8 और 8 10 8 चीजें याद करनी है। क्या क्या, एक तो ये याद रखना है कि कौन सा कहाँ पर है, और दूसरा याद करना है किस सन में स्थापना हुई थी। हम कहेंगे राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी, राज्य ललित कला अकादमी, तो इसकी स्थापना आपका हुआ था 1962 में। तो याद रख लेंगे 1962 में ये क्या है, राज्य ललित कला अकादमी। ठीक है, ललित कला अकादमी, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में। ठीक है,
अगर हम कहें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1963 में। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? अकादमी की स्थापना हुई थी 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी तो